हेलो तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रोहित स्टडी पॉइंट चैनल में। आइए बच्चों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन है बच्चों 8 क्लास के विज्ञान का चैप्टर नंबर पहला दहन और ज्वाला का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 करा दिया बच्चों। आइए आज हम पार्ट 2 करते हैं बच्चों। जी हाँ, पार्ट 2 करेंगे। तो आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? जी हाँ, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? तो उसका तापमान क्या होता है बच्चों? बढ़ जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? तो तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है बच्चों। जी। नेक्स्ट प्रश्न, आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2, करते हैं बच्चों। वह न्यूनतम तापमान जिस पर पदार्थ जलना शुरू कर दे उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो प्रश्न नंबर 2 में बोल रहा है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पदार्थ जलना शुरू कर दे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बच्चों ज्वलन ताप। क्या कहते हैं हम? ज्वलन ताप। जी हाँ, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पदार्थ जलना शुरू कर दे उसे हम कहते हैं ज्वलन ताप। नेक्स्ट प्रश्न, आगे बढ़ते बच्चों। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है, किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप पदार्थों के रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है बच्चों। किस पर निर्भर करता है? पदार्थों के रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। जी हाँ, उसके रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है पदार्थ का ज्वलन ताप क्या होगा बच्चों। हाँ, अलग अलग पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है बच्चों। हाँ, पेपर और लकड़ी में पेपर का ज्वलन ताप कम होगा और लकड़ी का ज्वलन ताप क्या होगा बच्चा? अधिक होगा। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं बच्चों। जंगलों में आग लगने की घटना को क्या कहते हैं बच्चों? जी, जंगलों में किसी कारणवश आपस में पेड़ से पेड़ रगड़ने के बाद गर्मी के मौसम में आग लग जाता है बच्चों। जी, जंगलों में उस आग लगे घटना को हम कहते हैं दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दावानल। तो जंगलों में आग लगने की घटना को क्या कहते हैं बच्चों? तो दावानल कहते हैं। जी हाँ, जो भी प्रश्न आप डाउट लगे आपको बच्चों, साथ ही नोट करते हुए चलेंगे। जी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है बच्चों। पेट्रोल और किरोसिन तेल में किसका ज्वलन ताप कम होता है बच्चों? जी हाँ, पेट्रोल और किरोसिन तेल में किसका ज्वलन ताप कम होता है बच्चों? तो जो जितना अधिक जल्दी जलता है बच्चों, उसका ज्वलन ताप उतना ही कम होता है बच्चों। जी, तो किरोसिन और पेट्रोल में पेट्रोल का ज्वलन ताप बिल्कुल ही कम होगा बच्चों किरोसिन की तुलना में। जी, जैसे कि आप एक पेपर ले लीजिए और एक लकड़ी को जलाइए बच्चों, लकड़ी। तो पेपर का ज्वलन ताप क्या होगा बच्चों? कम होगा। पेपर का ज्वलन ताप क्या होगा? कम होगा, इसलिए ये बहुत जल्दी जलेगा। और लकड़ी का ज्वलन ताप क्या होगा बच्चों? थोड़ा-सा अधिक होगा। लकड़ी का ज्वलन ताप क्या होगा? अधिक होगा, इसलिए ये मंद दहन होता है बच्चों, लकड़ी का जलना धीरे-धीरे जलता है बच्चों। जी, इसका ज्वलन ताप क्या होगा? अधिक हो जाएगा बच्चों। जी, लकड़ी का ज्वलन ताप क्या हो जाएगा? अधिक होगा पेपर की तुलना में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6 है, कौन-सा पदार्थ कमरे के ताप पर स्वतः जल उठता है बच्चों? जी, कमरे के ताप पर कौन-सा पदार्थ स्वतः जल उठता है? तो वो पदार्थ है बच्चों श्वेत फास्फोरस। क्या है बच्चों? श्वेत फास्फोरस कमरे के सतह पर स्वतः जल उठता है, क्योंकि श्वेत फास्फोरस का बच्चों ज्वलन ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों? तो 35 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए आप और हम लोग इसे सामान्य स्थिति में नहीं रख सकते हैं। हाँ, यानी घरों में इसको नहीं रख सकते हैं। इसको तो कहाँ रखते हैं बच्चों श्वेत फास्फोरस को? तो जल में डुबो कर रखते हैं। कहाँ रखते हैं बच्चों? जल में डुबो कर रखते हैं। आइए इसी का और एक कुछ फैक्ट है बच्चों, और इससे जुड़ा हुआ। तो श्वेत फास्फोरस को जल में लगते हैं तो बच्चों सोडियम, एक होता है सोडियम, सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है बच्चों? तो सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन के तेल में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है बच्चों? किरोसिन। किरोसिन किसमें रखा जाता है बच्चों? किरोसिन के तेल में। सोडियम और पोटेशियम को किसमें रखा जाता है बच्चों? किरोसिन के तेल में। किरोसिन में रखा जाता है बच्चों। कहाँ रखा जाता है? किरोसिन में। सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है बच्चों? तो किरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि किरोसिन तेल में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है ना? जैसे ही सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, जैसे ही सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, वो भी मतलब विस्फोट करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखते हैं बच्चों? किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। और बच्चों श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में डुबोकर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जाते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है, श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? तो हमने अभी आपको बताया श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है बच्चों? 35 डिग्री सेल्सियस। और हमारे घरों का तापमान कितना होता है? जी, घरों का सामान्य तापमान, सामान्य तापमान। तो हमारे घरों का सामान्य तापमान होता है बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हम जो है बच्चों श्वेत फास्फोरस को जल में डुबो कर रखते हैं, ताकि वो हमेशा टेम्परेचर में कम रहे बच्चों। जी, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 8, दहन के लिए किसका होना आवश्यक है बच्चों? जी हाँ, किसी भी पदार्थ को अगर दहन की स्थिति तक लाना है बच्चों, तो क्या होना सबसे ज़्यादा जरूरी है बच्चों? तो दहन के लिए हवा का होना क्या है बच्चों? बहुत ही जरूरी है। हवा, या फिर ऑक्सीजन बोल लीजिए, या फिर आप वायु बोल लीजिए।
हाँ, तो दहन के लिए हवा, ऑक्सीजन, वायु, किसी की भी ज़रूरत, इन तीनों में से कोई ऑप्शन एक रहेगा, वो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका। हाँ, तो दहन के लिए किसका होना आवश्यक है बच्चों? तो दहन के लिए हवा का होना क्या है बच्चों? आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 चलेंगे बच्चों। किसी भी पदार्थ का जलना कैसी अभिक्रिया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। जो बच्चे प्रश्न नहीं जानेंगे, वो साथ में नोट करते हुए चलेंगे बच्चों। किसी भी पदार्थ का जलना कैसी अभिक्रिया है बच्चों? तो रासायनिक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया। जी हाँ, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 बच्चों। किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है बच्चों? तो सबसे पहले ज्वलनशील पदार्थ का होना ज़रूरी है। ऐसा पदार्थ जो जलने वाला हो। अगर आप पत्थर को जलाओगे तो वो कभी जलेगा नहीं बच्चों। तो सबसे पहले ज्वलनशील पदार्थ का होना ज़रूरी है। दूसरा में बोला गया है ज्वलन ताप तक पहुँचने का उपाय। आखिर जो पदार्थ है, उस पदार्थ का न्यूनतम तापमान कुछ तो होगा, जिस पर वो जाने के बाद जल उठेगा बच्चों। और तीसरा पॉइंट है हवा की ज़रूरत। अगर ये दोनों चीज़ रह भी गया बच्चों, अगर ये दोनों चीज़ आपके पास है, ज्वलनशील पदार्थ भी है और आपके पास ज्वलन ताप तक पहुँचने का उपाय भी है, लेकिन अगर हवा नहीं है बच्चों, ऑक्सीजन नहीं है, तो पदार्थ जलना असंभव है बच्चों, पदार्थ नहीं जल सकता है। इसलिए किसी भी पदार्थ को जलने के लिए बच्चों हवा का होना ज़रूरी है, ज्वलन ताप तक पहुँचने का ज़रूरी है और ज्वलनशील पदार्थ का भी होना ज़रूरी है बच्चों। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 11, किस मौसम में नमी की मात्रा अधिक होती है बच्चों? नमी यानी गीलापन। तो किस मौसम में नमी की मात्रा अधिक होती है बच्चों? तो बरसात के मौसम में। आप लोग देखते होंगे जब बारिश पड़ता होगा, तो आस-पास हमारे घरों में पूरा नमी की मात्रा अधिक हो जाती है बच्चों। हाँ, गीला-गीलापन आपको महसूस होता होगा। इसलिए बरसात के मौसम में नमी की मात्रा अधिक हो जाती है और गर्मी में बच्चों, गर्मी के मौसम में नमी की मात्रा समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 12 है, माचिस बनाने का सबसे पहला प्रयास कब किया गया था बच्चों? हाँ बच्चों, माचिस जो हम अपने घरों में आज जलाते हैं, उस माचिस को बनाने का सबसे पहला प्रयास कब किया गया था? 1680 में किया गया था बच्चों। जी हाँ, 1680 में माचिस बनाने का पहला प्रयास किया गया था, किसके द्वारा? रॉबर्ट बॉयल के द्वारा। और उस रॉबर्ट बॉयल ने श्वेत फास्फोरस के साथ माचिस बनाने का प्रयोग किया था और जैसे ही उन्होंने श्वेत फास्फोरस को तीली में लगाया था, वो खुद स्वतः अपने आप जल गया था बच्चों। इसीलिए शायद ये माचिस सक्सेसफुल नहीं हुआ। हाँ, तो माचिस बनाने का पहला प्रयास बच्चों, है ना, रॉबर्ट बॉयल साहब ने कब किया था बच्चों? 1680 में किया था। जी हाँ, 1680 में रॉबर्ट बॉयल साहब ने माचिस बनाने का प्रयास किया था और वो कौन सा फास्फोरस के साथ? तो श्वेत फास्फोरस बच्चों। तो ये माचिस इसका सक्सेसफुल नहीं हुआ बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 13, लाल फास्फोरस का आविष्कार कब हुआ? जी हाँ जी, लाल फास्फोरस जो आप देखते हैं माचिस के डिब्बी के ऊपर में लगा रहता है, वही लाल फास्फोरस, है ना। तो ये लाल फास्फोरस का आविष्कार 1945 में हुआ बच्चों और ये लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद ही सेफ्टी माचिस बनकर तैयार हुआ बच्चों। जी, लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद सेफ्टी माचिस बना था बच्चों। तो सेफ्टी माचिस का आविष्कार कब हुआ था बच्चों? तो 1855 में हुआ था। किसने किया था बच्चों? हाँ, तो लाल फास्फोरस का आविष्कार के होने के बाद सेफ्टी माचिस का आविष्कार कब हुआ था बच्चों? 1855 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 14, माचिस के तीलियों में क्या लगा रहता है बच्चों? जी हाँ, माचिस की तीली में क्या लगा रहता है? माचिस के तीलियों में बच्चों, माचिस के तीलियों में क्या लगा रहता है? तो माचिस के तीलियों में रसायन पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है बच्चों। क्या लगा रहता है? रसायन पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 15, माचिस के डिब्बी के ऊपर क्या लगा रहता है बच्चों? अभी अभी हमने आपको बताया माचिस के डिब्बी के ऊपर में क्या लगा रहता है। तो माचिस के डिब्बी के ऊपर में लगा रहता है बच्चों लाल फास्फोरस और सल्फर। क्या लगा रहता है बच्चों? लाल फास्फोरस और सल्फर। जो भी बच्चे प्रश्न नहीं जानेंगे, अपने कॉपी और पेन को साथ में लेकर बैठेंगे और साथ ही में नोट करते हुए चलेंगे बच्चों। जी हाँ, आपको आगे बहुत हेल्प करेगा ये प्रश्न बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 16, सेफ्टी माचिस का आविष्कार किसने और कब किया? जी हाँ, जो माचिस हम लोग घरों में जलाते हैं बच्चों, वो सेफ्टी माचिस कहा जाता है उनको। उनका आविष्कार किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टाइन ने किया था बच्चों। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टाइन ने किया था बच्चों। कब किया था? तो 1855 में किया था। जी हाँ, सेफ्टी माचिस का आविष्कार कार्ल लैंडस्टाइन ने किया था। कब किया था? 1855 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 17, विद्युत के क्षेत्र में किस वैज्ञानिक ने काफ़ी काम किया था? जी हाँ, हमारे घरों में जो विद्युत आज देखते हैं बच्चों, तार से होकर आता है बच्चों, इस विद्युत के क्षेत्र में जो है ना काफ़ी काम किसने किया था? माइकल फैराडे साहब ने किया था बच्चों। हाँ, किसने किया था? माइकल फैराडे साहब ने। आइए बच्चों, इससे जुड़ा एक फैक्ट है, एक प्रश्न है, विद्युत विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत चुंबक प्रेरण का खोज विद्युत चुंबक प्रेरण का खोज किसने किया था? किसने किया था? जी हाँ, विद्युत चुंबक प्रेरण का खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था बच्चों। किसने किया था? माइकल फैराडे। हाँ, माइकल फैराडे। तो विद्युत चुंबक प्रेरण का खोज किसने किया था बच्चों? माइकल फैराडे। और विद्युत के क्षेत्र में किस वैज्ञानिक ने काफ़ी काम किया बच्चों? तो ये माइकल फैराडे ने किया था बच्चों। जी हाँ हाँ। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं आगे बच्चों। प्रश्न नंबर 18,
ईस्वी 1860 ईस्वी में किसने लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया? जी हाँ, लोगों को मोमबत्ती का इतिहास किस वैज्ञानिक ने बताया बच्चों? तो माइकल फैराडे साहब ने बताया था बच्चों। हाँ, गाँव-गाँव में जाकर मोमबत्ती के बारे में बताया किसने बच्चों? माइकल फैराडे ने बताया बच्चों। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं बच्चों, मोम किसका एक रूप है बच्चों? हाँ, हम लोग के घरों में जो मोमबत्ती रहता है बच्चों, वो मोमबत्ती में जो मोम रहता है बच्चों, वो मोम किसका एक रूप है बच्चों? तो ईंधन का रूप है या ऊर्जा का रूप है? ईंधन या ऊर्जा का रूप है। मोम किसका रूप है बच्चों? ईंधन या ऊर्जा का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 20, मोम एक हाइड्रोकार्बन है, यह किससे मिलकर बना होता है बच्चों? जी, मोम एक हाइड्रोकार्बन है, यह किससे मिलकर बना होता है बच्चों? तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन मिलके मोम का निर्माण होता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 21, हाइड्रोकार्बन कहाँ से प्राप्त किया जाता है बच्चों? जी, मोम में जो हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है बच्चों? तो ये मधुमक्खी के छत्ते से भी प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोकार्बन कहाँ से प्राप्त किया जाता है बच्चों? मधुमक्खी के छत्ते से भी हम प्राप्त करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे, प्रश्न नंबर 22 बच्चों, पिघली मोम धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती है और गर्म होकर क्या प्रदान करती है बच्चों? हाँ, जब मोम को धराते हैं बच्चों, तो जब मोम में आग जलाते हैं तो मोम पिघलता है बच्चों, और वो पिघला हुआ मोम धागे की सहायता से कहाँ चढ़ता है बच्चों? पिघला हुआ मोम धागे की सहायता से ऊपर चढ़ता है और गर्म होकर क्या प्रदान करता है बच्चों? तो गर्म होकर वो हमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रदान करता है बच्चों। क्या प्रदान करता है? हाइड्रोजन और कार्बन प्रदान करता है बच्चों। जी हाँ, हाइड्रोजन का संकेत होता है बच्चों H और कार्बन का संकेत होता है C। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है बच्चों, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न में बात करेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर 23, मोमबत्ती के जलने के दौरान हमें क्या-क्या प्राप्त होता है बच्चों? जी, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं बच्चों, उस समय हमें क्या-क्या प्राप्त होता है मोमबत्ती से? तो मोमबत्ती से ऊर्जा प्राप्त होता है, प्रकाश प्राप्त होता है, ऊष्मा यानी गर्मी भी प्राप्त होता है बच्चों। जी हाँ, ऊर्जा प्राप्त होता है, प्रकाश प्राप्त होता है और गर्मी भी प्राप्त होता है बच्चों। जी हाँ, मोमबत्ती को जलाने के दौरान हमें ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा मिल पाता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर 24, मोमबत्ती का जलना कैसी अभिक्रिया है? जी, मोमबत्ती का जलना, प्रश्न बहुत ही अच्छा है बच्चों, याद रखिएगा। मोमबत्ती का जलना अगर कभी पूछे तो मोमबत्ती का जलना हमेशा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। हाँ, मोमबत्ती का जलना कैसा अभिक्रिया कहलाता है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। प्रश्न नंबर 25 में मोमबत्ती का अब पिघलना, ध्यान दीजिएगा बच्चों, उस समय था मोमबत्ती का जलना, तो जब भी मोमबत्ती का जलना पूछे, मोमबत्ती का जलना जब पूछे बच्चों, तो ये हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। मोमबत्ती का जलना रासायनिक अभिक्रिया, और मोमबत्ती का पिघलना क्या कहलाएगा बच्चों? तो मोमबत्ती का पिघलना हो जाएगा आपका भौतिक अभिक्रिया। जी हाँ, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक अभिक्रिया कहलाता है बच्चों। मोमबत्ती का पिघलना क्या कहलाता है? भौतिक अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर 26, किसी भी ईंधन को जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? किसी भी ईंधन को जलाते हैं तो जलाने के दौरान हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प मिलता है बच्चों। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, किसी भी हम ईंधन को जब जलाते हैं बच्चों, तो क्या-क्या प्राप्त होता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और जल वाष्प प्राप्त होता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न में बात करेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर 27, कौन सी अभिक्रिया होने के बाद नए पदार्थ का निर्माण होता है बच्चों? हाँ, कौन सी अभिक्रिया होने के बाद, किसी पदार्थ में कौन सी अभिक्रिया होने के बाद हमें एक नए पदार्थ मिल पाता है बच्चों? तो वो रासायनिक अभिक्रिया। जी हाँ, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है एक नए पदार्थ का निर्माण होता है बच्चों। जो उसका नए पदार्थ जो बनता है बच्चों, वो काफ़ी अस्थायी होता है बच्चों। हाँ, वो परिवर्तन फिर भी नहीं हो सकता है दोबारा कोई और चीज़ में। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में एक नए पदार्थ का क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, तो दूध से दही का बनना बच्चों कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा आपका रासायनिक अभिक्रिया। जी हाँ, रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया। दूध से दही का बनना कौन सा अभिक्रिया बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों। क्योंकि एक बार जब दूध से दही बन जाता है बच्चों, तो दही के रूप में स्थिर हो जाता है बच्चों। फिर से दही से दूध नहीं बना सकते हैं, ये स्थिर रूप में आ जाता है बच्चों। जी हाँ, तो वो दूध से दही का बनना कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा बच्चों? तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा बच्चों। हाँ, याद रखिएगा, दूध से दही का बनना कौन सा अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया जब भी होता है बच्चों, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है बच्चों। हाँ, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। आइए बच्चों, प्रश्न नंबर 18 सॉरी 28, तो प्रश्न नंबर 18 में बोल रहा है बच्चों, किसी घरों में आग के लगे फैलाव को कम से कम करने के लिए निम्नलिखित तरीका है बच्चों। कौन-कौन तरीका है बच्चों? तो किसी भी घरों में आग के लगे फैलाव को कम करने का निम्नलिखित तरीका में से 3 तरीका दिया गया है। पहला तरीका है कि आप जो है दहनशील पदार्थ को हटाना चाहिए। जहाँ पे आग जला हुआ है बच्चों, वहाँ से दहनशील जो जलने वाला पदार्थ है, उस पदार्थ को वहाँ से हटाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है बच्चों, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद करनी चाहिए, है ना? ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद करनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है बच्चों, उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना चाहिए बच्चों। जी हाँ, जो पदार्थ जल रहा है उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना चाहिए। ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होनी चाहिए वहाँ बच्चों, और दहनशील पदार्थ को वहाँ से हटाना चाहिए। जी हाँ, आपके घर के आस-पास अगर कहीं आग लगता है, तो ये तीनों नुस्खा अपनाएँ बच्चों, हाँ, जिससे आग क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 29 देखते हैं बच्चों, आग बुझाने वाले संयंत्र को क्या कहते हैं? हाँ बच्चों, तो आग बुझाने वाले संयंत्र या यंत्र को क्या कहते हैं बच्चों? तो अग्निशामक यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अग्निशामक यंत्र कहते हैं। जी, आग बुझाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अग्निशामक यंत्र कहते हैं। जी हाँ।
या फायर ब्रिगेडियर मशीन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? फायर ब्रिगेडियर मशीन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर 30, कौन एक तीव्र दहन का उदाहरण है बच्चों? ये जो तेजी से जलता है बच्चों, तो इनमें से कौन है जो तीव्र दहन का उदाहरण है बच्चों? तो तीव्र दहन का उदाहरण है बच्चों विस्फोट। जी हाँ, विस्फोट बहुत तेजी से होता है बच्चों। जब कोई विस्फोट होता है तो बहुत तेज से आग पकड़ता है बच्चों, जैसे कि आपका बम, पटाखा, ये सब जो बच्चों तीव्र दहन है बच्चों, तीव्र दहन बहुत जल्दी जलता है बच्चों। जी, बहुत जल्दी जलता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 31 है, मोमबत्ती के ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न बच्चों। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मोमबत्ती के ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं बच्चों? मोमबत्ती के ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? तो मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं बच्चों। कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। जी हाँ, मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र को कहते हैं बाहरी भाग, दूसरा क्षेत्र को कहते हैं मध्य भाग और तीसरा क्षेत्र को कहते हैं आंतरिक भाग। जी हाँ, मोमबत्ती के ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं बच्चों? 3 क्षेत्र। आइए थोड़ा-सा मोमबत्ती बना के आपको दिखा दें। मोमबत्ती के ज्वाला के प्रथम क्षेत्र को बोलते हैं बाहरी क्षेत्र, उसके बाद के बोलते हैं मध्य क्षेत्र। क्या बोलते हैं बच्चों? मध्य क्षेत्र। और एक होता है आंतरिक क्षेत्र। जी, तो मोमबत्ती के भाग के कितने क्षेत्र होते हैं बच्चों? 3 क्षेत्र होते हैं, बाहरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं और भी फैक्ट है बच्चों इसमें दिया गया है। तो मोमबत्ती के बाहरी क्षेत्र बच्चों नीला और अदीप्त होता है। आपसे पूछा जाएगा मोमबत्ती के बाहरी क्षेत्र कैसा दिखाई देता है बच्चों? तो नीला दिखाई देता है और अदीप्त होता है बच्चों। हाँ, मोमबत्ती का कौन सा क्षेत्र अदीप्त होता है? तो बाहरी क्षेत्र। और मोमबत्ती का कौन सा क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है बच्चों? पूर्ण दहन होता है बाहरी क्षेत्र में। मोमबत्ती का बाहरी क्षेत्र पूर्ण दहन होता है, नीला रंग का होता है, अदीप्त दिखाई देता है और सबसे गर्म हिस्सा होता है बच्चों। हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि मोमबत्ती का कौन सा हिस्सा सबसे गर्म होता है? मोमबत्ती का कौन सा हिस्सा मोमबत्ती का कौन सा हिस्सा सबसे गर्म होता है बच्चों? हाँ, मोमबत्ती का कौन सा हिस्सा सबसे गर्म होता है? गर्म होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? बाहरी हिस्सा। जी, बाहरी हिस्सा क्या होता है बच्चों? सबसे गर्म होता है। जी नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे बच्चों, इसके बारे में और भी फैक्ट है बच्चों। तो मोमबत्ती के बाहरी क्षेत्र बच्चों नीला दिखाई देता है, अदीप्त होता है, पूर्ण दहन होता है, सबसे अधिक गर्म होता है बच्चों। हाँ, सबसे गर्म हिस्सा होता है। और मोमबत्ती का मध्य भाग बच्चों, तो मोमबत्ती का मध्य भाग पीला और चमकीला। बहुत ही अच्छा प्रश्न बच्चों। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि मोमबत्ती का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है, तो आपको क्या मारना है आंसर में? पीला और चमकीला। जी, मोमबत्ती का मध्य भाग पीला और चमकीला दिखाई देता है और ये दीप्त क्षेत्र होता है। आपसे क्वेश्चन पूछाएगा मोमबत्ती का कौन सा क्षेत्र दीप्त होता है बच्चों? तो क्या मारिएगा आप? मध्य भाग बच्चों। क्या मारिएगा? मध्य भाग। हाँ, तो मोमबत्ती का कौन सा क्षेत्र दीप्त होता है, जला हुआ प्रतीत होता है? तो मध्य भाग बच्चों। पूर्ण दहन इसमें नहीं होता है, मध्य भाग में पूर्ण दहन नहीं होता बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आगे है बच्चों, इसका फैक्ट आंतरिक भाग। हाँ, मोमबत्ती का आंतरिक भाग कैसा रंग का होता है बच्चों? तो मोमबत्ती का आंतरिक भाग बच्चों काला रंग का होता है। कैसा रंग का होता है? काला रंग का होता है। और मोमबत्ती के सबसे नजदीक वाला भाग होता है बच्चों। हाँ, नजदीक का क्षेत्र होता है। मोमबत्ती का आंतरिक हिस्सा मोमबत्ती का सबसे बगल वाला क्षेत्र होता है और यह सबसे कम गर्म होता है। हाँ बच्चों, यह सबसे क्या होता है बच्चों? कम गर्म होता है और कार्बन का मात्रा इसमें कुछ रह जाता है बच्चों। हाँ, इसी कारण से ये मोमबत्ती का आंतरिक हिस्सा काला दिखाई देता है बच्चों। हाँ, तो आपसे पूछेगा मोमबत्ती के किस भाग में कार्बन की मात्रा होती है बच्चों? तो वो आंतरिक भाग में। किस भाग में होता है बच्चों? तो मोमबत्ती के आंतरिक भाग में कार्बन की मात्रा पाया जाता है बच्चों। हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में है जो पदार्थ को गर्म करने पर नहीं जलता है उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ को गर्म करने पर नहीं जलता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं बच्चों? उस पदार्थ को हम कहते हैं अज्वलनशील पदार्थ। जी हाँ, जो पदार्थ को ये पर गलती हुआ बच्चों, जो पदार्थ को गर्म करने पर नहीं जलता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे में अज्वलनशील का उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों? हाँ, जैसे आपका पत्थर अज्वलनशील है बच्चों, ये पत्थर कभी नहीं जलेगा बच्चों। ईंट ले लीजिए, ईंट भी कभी नहीं जलेगा बच्चों। और भी बहुत सारा उदाहरण है, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, तो इसी प्रकार से और भी होते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं बच्चों, इसी में थोड़ा सा फैक्ट है कुछ और बच्चों, देखते हैं, बात करते हैं। जो पदार्थ जल जाता है उसे हम कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ। जो पदार्थ जलता है उसे कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ। हाँ, जो पदार्थ जलता है, जलने वाले पदार्थ को बोलते हैं ज्वलनशील पदार्थ। और जो पदार्थ नहीं जलता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर 33, ज्वाला का कौन सा क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है बच्चों? देखिए हमने कहा था और प्रश्न आगे बच्चों, ज्वाला का कौन सा क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है बच्चों? तो बाहरी क्षेत्र में। हाँ जी, मोमबत्ती के ज्वाला का कौन सा क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है? तो मोमबत्ती के ज्वाला के बाहरी क्षेत्र में बच्चों कैसा दहन होता है? पूर्ण दहन होता है। हाँ, मोमबत्ती के बाहरी क्षेत्र में कैसा दहन होता है बच्चों? पूर्ण दहन होता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर 34, मोमबत्ती के लौ का कौन सा हिस्सा सबसे कम गर्म होता है बच्चों? हाँ, मोमबत्ती का लौ का कौन सा हिस्सा सबसे कम गर्म होता है बच्चों? तो आंतरिक हिस्सा सबसे कम गर्म होता है और इसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है बच्चों। हाँ, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोमबत्ती के किस हिस्से या किस भाग में कार्बन की मात्रा होती है बच्चों? कार्बन की मात्रा पाया जाता है बच्चों। तो कौन सा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका? आंतरिक भाग। कौन सा भाग? आंतरिक भाग। जी हाँ,
इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आंतरिक हिस्सा हो जाएगा। तो कार्बन की मात्रा किस में पाया जाता है बच्चों, मोमबत्ती के किस भाग में, तो आंतरिक भाग में। नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे जो आज का लास्ट प्रश्न है, मोमबत्ती के लौ का कौन सा भाग में पूर्ण दहन होता है बच्चों। हाँ, मोमबत्ती के लौ के कौन से भाग में पूर्ण दहन होता है बच्चों, तो ये होता है बच्चों बाहरी भाग में। जी हाँ, मोमबत्ती का बाहरी भाग में पूर्ण दहन होता है बच्चों। तो ये था बच्चों आज का आपके प्रश्न, जो कि 8 क्लास के साइंस का पार्ट 2 हमने करा दिया है। पार्ट 2 हमने करा दिया है। बच्चा आप लोग परेशान थे, तो ये हुआ आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे नेक्स्ट मिलेंगे विज्ञान के दूसरे चैप्टर में। तो बच्चों, अगर आपको इसी प्रकार का कंटेंट चाहिए तो आप हमेशा इस चैनल पे बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन दबाना है बच्चों। तो आपका अपना रोहित सर आपके साथ इसी तरह से बना रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर। आज के लिए धन्यवाद।